अब तक आपने देखा कि किशनगढ़ में एक अनजान लड़की आती है जो अनिरुद्ध को जिंदा करने के लिए काले जादू का सहारा लेती है और काली शक्तियों का प्रयोग कर एक नरभक्षी राक्षस को प्रकट करती है। वो नरभक्षी उसके कहने पर नदी किनारे एक मगरमच्छ को मारकर उस अनजान लड़की को सौंप देता है और वो लड़की उस मगरमच्छ की सिर्फ पूंछ लेकर मगरमच्छ का बाकी शरीर उस नरभक्षी को लौटा देती है, जिसे खाकर वो नरभक्षी नदी किनारे ही छोड़ देता है। अगले दिन उस मगरमच्छ की लाश देखकर पूरा गांव दहल जाता है। तो वहीं रात के समय एक आदमी जो गांव में जानवरों को बेचने का व्यापार करता था, उसे भी वो नरभक्षी मौत के घाट उतार देता है। लेकिन गांव वाले इस भ्रम में होते हैं कि उसी मरे हुए आदमी ने मगरमच्छ को मारा था। अब आगे। अले यार, अब तो ये बोनीता भी ना तिलित तिलित तलने लगी है। मुझे तो लगता है दावती ताली तुंदल ललतिया ये ततीफता बत्ता ले दाएदा। तुम दोनों ना जाने क्या बातें करने लग जाते हो सुबह सुबह। अरे तुम्हें पता भी है मूर्खो, काली के घर में रहने वाली ये बोनीता भी कृष के पीछे है। माँ ने तो सोचा था हम में से कोई उसका पति बनेगा, लेकिन उसको भी कृष ही ले जाएगा। अदल ये मेरा भाई ना होता ना तो मैं इतने फते हुए तानते पल दे तो ओल पाल देता। नील नितिन मुकेश अपनी बातों में लगे हुए थे। तभी काली अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकल रही थी। तभी दुर्गा उसे आवाज देकर रोकते हुए कहती है, काली बेटा, आज आते हुए जरा मेरी दवाई ले आइए हॉस्पिटल से। तू तो जानती है मुझे हॉस्पिटल जाने में डर लगता है, उस डॉक्टर अनिरुद्ध के कारण। माँ, अब वो मर चुका है, इसलिए उसके बारे में सोचना बंद करो। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। बाकी आप चिंता मत करो, मैं दवाई ले आऊंगी। काली की बात खत्म होने पर अबोनिता वहाँ आकर उससे और दुर्गा से कहती है, कौन था ये डॉक्टर अनिरुद्ध? और आंटी, आप क्यों डरती हैं उससे? वो इंसान की शक्ल में राक्षस था, राक्षस जिसका अब अंत हो चुका है। इसलिए गड़े मुद्दे मत उखाड़ो और मेरे जाने के बाद माँ से कुछ भी पूछना मत इस बारे, क्योंकि उसके नाम से माँ की तबीयत खराब होने लगती है और मेरी माँ को किसी की वजह से तकलीफ हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। ओके ओके काली, धमकी मत दो यार, मैं तो डर गई। काली, अबोनीता समझदार है, तू चिंता मत कर और जा, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। सचिव जी, आजकल किशनगढ़ में मौत की वारदातें और जुर्म कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। उस आदमी की भयानक मौत ने भले ही उस जंगल के मगरमच्छ वाला केस सुलझा दिया हो, लेकिन डर तो फिर भी रहता है। हाँ इंस्पेक्टर पांडे, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में मैं पहले सरपंच जी से बात करता हूँ। अच्छा बताइए, कहाँ सिग्नेचर करने हैं? ये एसिड वाले केस की फाइल क्लोज करनी है, तो उस पर आपके और सरपंच जी के साइन चाहिए थे। अब उनको बुलाता तो शाम हो जाती, इसीलिए आपको सुबह सुबह बुला लिया। अरे कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा ही काम है। कुछ दिन किशनगढ़ में शांति से बीतते हैं। कहीं कोई भी घटना नहीं होती, जिससे अब काली को भी लगने लगा था कि अब सब शांत है। और एक शाम जब वो पंचायत ऑफिस से घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में हर्ष मिलता है। काली हर्ष की जज्बातों को अब जानती थी, इसीलिए वो उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी हर्ष काली का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, काली, ये क्या, मेरा दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है? काली, कहाँ खो गई? तुम मुझे नजरअंदाज करके जा रही थी। नजरअंदाज? और मैं नहीं तो वो मेरा ध्यान नहीं था। वो क्या है ना, मैं कुछ सोच रही थी तो शायद इसलिए ध्यान नहीं गया, माफ करना। अच्छा फिर ठीक है। तुमको पता है ना, तुम्हारा नजरअंदाज करना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है और तुम्हें जब जब देखता हूँ तब तब मेरा प्यार और बढ़ता जाता है। ये हर्ष के मन की आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंज रही है जैसे मन में नहीं वादियों में बोल रहा हो। क्या करूं, ऐसे तो मैं इससे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। अब समय आ गया है एक और शिकार करके शरीर के दूसरे हिस्से का इंतजाम करने का, और वो कोई ऐसा वैसा हिस्सा नहीं होगा। वो होंगे ऐसे मजबूत हाथ जिनका मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। वो लड़की अपनी काली विद्या आरंभ करती है और हवन कुंड में पुनः एक बार फिर लाल चावलों से आहुति देती है, जिसके बाद एक बार फिर वो नरभक्षी राक्षस उसके सामने प्रकट होकर बोलता है, तुम भूल रही हो, मैं एक नरभक्षी राक्षस हूँ, तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं, जिसे तुम जब मन किया बुला लोगी। मेरे मंत्र तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं, इसमें मेरी क्या गलती? और भूलो मत,
अगर मैं तुम्हें यहाँ बुलाती हूँ तो तुम्हें उसके बदले भी कुछ देती हूँ। और आज तो तुम इतने बड़े जानवर का खून पीने वाले हो कि तुम्हारा पेट कई दिनों के लिए भर जाएगा। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं बुलाऊंगी तो तुम अपनी मर्जी से कभी नहीं आ पाओगे और तुम भूख से तड़पते रहोगे। इसीलिए अपना मुंह और दिमाग दोनों बंद रखो। तुम्हारी खून पिलाने वाली बात से मैं खुश हुआ। बताओ क्या करना है। और हाँ, मुझे धमकी देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना बुलाने वाले के प्राण लेने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगता। और जो मुझे बुलाता है उसके प्राण लेने में मुझे बहुत मजा आता है। ये बोलकर वो राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। हर्ष से कुछ देर बात करके काली अब अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी उसको रास्ते में अबोनिता मिलती है। वो भी घर ही जा रही थी। ये देखकर काली बोलती है, तुम कहाँ से आ रही हो? कृष से मिलकर। और तुम? अच्छा ऐसा करो ना, पंचायत ऑफिस में ही रह लो। आधे से ज्यादा समय तो तुम वहीं होती हो, और ऐसे देर रात तक पंचायत ऑफिस में रुकने का क्या मतलब है? और हमेशा मेरे निकलने के बाद ही क्यों पंचायत ऑफिस जाती हो? वो क्या है ना, मुझे और भी काम है। मैं पूरा दिन गांव के लोगों से उनकी समस्याएं जानती हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मुझे रिपोर्ट डीएम ऑफिस भेजनी होती है और ये काम बच्चों को पढ़ाने जितना आसान नहीं है। अबोनिता इतना बोलकर आगे बढ़ जाती है और काली गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करती हुई बोलती है, इस अबोनिता को तो एक दिन इतना मारूंगी कि कृष्ण का नाम ही भूल जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए छोटा झटका ही काफी है। इतना कहकर काली चुटकी बजाती है और अबोनिता का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी वहाँ नितिन आकर उसे गिरने से बचा लेता है और अपनी बाहों में संभाल लेता है। उसके लिए ये सीन एक पिक्चर जैसा था। उसको अपने आसपास गुलाबी गुलाबी फूल दिखने लगते हैं और एक प्यार भरा गाना बजाते कुछ लोग उसको अपने आसपास देखते हैं और अबोनिता एक खूबसूरत से गाउन में उससे बोलती है, शुक्रिया मेरे सपनों के राजकुमार। आज तुम नहीं होते तो मैं और मेरा ये कोमल शरीर इस धूल भरी मिट्टी से रंग जाता। आप चिंता ना तले लाद तुम्हारी, धूलता नामू नितान मैं दलती ते मिटा दूंगा। नितिन एक खूबसूरत सपने में था, लेकिन काली ये सब देखकर खुद से कहती है, इस नितिन के बच्चे को ज्यादा हीरो बनने का शौक है ना, अभी इसको भी बताती हूँ। काली एक बार फिर से चुटकी बजाती है और अब नितिन जो अबोनिता को संभाले अपने सपने में खोया था वो भी गिर जाता है और दोनों ही अपनी अपनी कमर पकड़े दर्द से चिल्लाते हैं, हाय राम रे, तोड़ दी मेरी कमर। मलदयाले वाह क्या जोड़ी है। आज से पहले मैंने इतनी गिरी हुई जोड़ी कभी नहीं देखी। ऐसी गिरी हुई जोड़ी देखकर तो मजा ही आ गया। इस काली की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन पहले इस मोटे को बताती हूँ। अबोनिता अपने कपड़े झाड़कर उठती है और नितिन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वो उसे भी उठाए, लेकिन अबोनिता उसके हाथ पर मारते हुए कहती है, सुन बे मोटे, कान खोलकर मेरी बात सुन ले। ये दोबारा हीरो बनने की कोशिश की ना मेरे आगे तो तेरे शरीर की सारी हवा निकाल दूंगी। खुद के शब्दों को संभाल नहीं पाता और आया बड़ा मुझे संभालने। आगे से मेरे रास्ते में आया तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। अबोनिता गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन नितिन की आंखों में आंसू थे। ये देखकर काली उसको अपना हाथ देकर उठाती है और कहती है, तुम लोगों को भी ना मुसीबत को गले लगाने में मजा आता है। अभी भी वक्त है। इस अबोनिता के पीछे लगोगे तो ऐसे ही गिरते रहोगे उसकी और सबकी नजरों में, इसलिए उसका पीछा छोड़ दो। काली इतना बोलकर घर की ओर चली जाती है। आधी रात हो रही थी। पूरा गांव एक सन्नाटे में समाया था, लेकिन कहीं और तहलका होने वाला था और वो जगह थी गांव से कुछ दूर बने एक चिड़ियाघर में, जहां अलग अलग जानवरों को कैद करके सुरक्षित रखा हुआ था। उन्हीं जानवरों में एक बहुत विशाल भालू जो अपने बड़े से घेरे में आराम से सो रहा था। अचानक ही उस जगह वो उसी नरभक्षी राक्षस के बड़े बड़े कदम पड़ते हैं और वो राक्षस उस भालू को अपनी खून की प्यासी नजरों से घूरते हुए कहता है, सही कहा था उस लड़की ने, इससे तो मेरी कई दिनों की खून की प्यास बुझ जाएगी। तो अब शिकार का वक्त आ गया है। इतना बोलकर वो राक्षस एकदम से सोते हुए भालू पर हमला कर देता है। अपने घर में आराम से सो रही काली की आंखें एक भयानक सी चीख सुनकर खुल जाती है।
और वो पसीने से तरबतर उठकर बैठती है। ये कैसी भयानक आवाज थी। काली आसपास देखती है तो दुर्गा और अबोनिता दोनों सो रहे थे। ये देखकर काली खुद से कहती है, लगता है ये मेरा वहम है। कभी कभी ऐसी चीजों के चलते मैं सोचती हूँ, काश मैं भी एक आम लड़की होती, कम से कम चैन की नींद तो सो पाती। काली इतना बोलकर सो जाती है। काली कोई आम लड़की नहीं है, इससे इसका क्या मतलब है? और आखिर इसको कैसे सपने आते हैं जो ये आधी आधी रात को घबरा कर उठ जाती है? अबोनिता अपनी आंखें काली की तरफ घुमाती है। फिर कुछ पलों बाद वो भी सो जाती है। अगली सुबह का सूरज नई रोशनी के साथ एक पुराना डर भी लेकर आता है। काली अपने स्कूल जा चुकी थी, लेकिन गांव के लोग अपने सारे कामों को छोड़कर गांव के बीचों बीच इकट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुना क्या, पास के गांव के चिड़ियाघर में एक भालू की भयानक मौत हो गई है। हाँ सुना, पता नहीं वो बेरहम कौन था, पता है उसने भालू के हाथों को उखाड़ डाला। बताओ बेचारे को कितना दर्द हुआ होगा। इतना ही नहीं भाई, अरे भालू के शरीर से सारा खून चूस लिया गया। ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। और अब तो वो हमारे गांव का जानवर पकड़ने वाला आदमी भी मर गया, तो ये किसका काम होगा? न जाने क्या हो रहा है किशनगढ़ और उसके आसपास के गांव में। जरूर कोई बुरी शक्ति का साया है। क्यों न हम किसी बड़े से बड़े बाबा को बुलाकर गांव में शांति पूजा करवाए। क्या पता कोई बुरी नजर हो तो गांव से हट जाए। सही कहा कुलवीर भाई साहब आपने। आखिर ये गांव हमारा है, हमें ही इसके बारे में सोचना है। चलिए इस बारे में चलकर सरपंच जी से बात करते हैं। गांव के लोगों की भीड़ पंचायत ऑफिस की ओर चल देती है। नरभक्षी राक्षस अपने दोनों हाथों में उस भालू की विशाल भुजाएं लिए खड़ा होता है और उसके सामने हवन कुंड के सामने बैठी वो लड़की अपनी डरावनी हंसी हंसते हुए बोलती है, आखिर तुम ले ही आए इन मजबूत हाथों को, ये देंगे उसे नई ताकत। मैं चाहती हूँ मैं उसे जो शक्ति प्रदान करूँ वो सिर्फ अंदरूनी नहीं बाहरी भी हो। गुलशन सभी गांव वालों को पंचायत ऑफिस में देखकर बोलता है, अरे आज गांव वालों को क्या हुआ? पंचायत ऑफिस में डेरा लगाने की सोची है क्या? अरे प्रधान जी, यहाँ पहले सचिव जी का डेरा है। हम भी यहीं रहने लगे तो उनका क्या होगा? और वैसे भी हम यहाँ आपसे गांव के एक मुद्दे पर बात करने आए हैं। गांव के मुद्दे पर? कौन सा मुद्दा? कुछ हुआ है क्या गांव में फिर से? अरे सचिव जी, हुआ तो है, लेकिन हमारे गांव में नहीं बल्कि पास वाले गांव के चिड़ियाघर में। वो औरत सारी बातें कान्हा, गुलशन, कृष को बता देती है, जिसे सुनकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, कौन सा जानवर था ऐसा जिसने ये सब कुछ किया? मैं तो अब से अपने घर से ही नहीं निकलूंगा। तो फिर काम पर तेरा फूफा आएगा? कुछ भी बोलता है यार कान्हा तू। सुनो नहीं, दूसरे गांव की बात है ये, और आप सब भी यही बोल रहे हो कि ये हमारे गांव का मुद्दा है। अरे तो हमारे गांव में कम ड्रामे हो रहे हैं, इसीलिए हम सब गांव वालों ने सोचा है गांव में एक बड़ा सा पूजा हवन रखते हैं ताकि गांव में शांति बन सके, और अगर कोई बुरी शक्ति गांव में है तो वो भी जा सके। बात तो तुम सबकी ठीक है। क्या ठीक है सरपंच जी? कोई बुरी नजर थोड़ने लगी है गांव को, फिर ये सब ड्रामे क्यों करवाना? आप शहरी लोगन के लिए ये ड्रामा होगा, लेकिन अब इस गांव को बुरी नजर से सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए सरपंच जी करवाइए गांव में हवन, खर्चा पूरा गांव देगा मिलकर। हाँ, करवाइए। अब सभी गांव वालों की बात सुनकर गुलशन को राजी होना पड़ता है। वो 2 दिन बाद गांव में विशाल हवन करवाने की तैयारी करने लगता है। शाम तक इस बात का पता सबको चल जाता है, सिवाय अबोनिता के। और जब वो शाम को घर आती है तो उस वक्त काली दुर्गा से बोल रही होती है, माँ मेरा पीला सूट निकाल देना, परसों वाली पूजा में पहनूंगी। ठीक है काली। पूजा रखी है आपने? किस चीज की? मतलब अंकल के श्राद्ध की पूजा तो कुछ समय पहले ही हुई थी ना, अब क्या गौरी का श्राद्ध है? कुछ भी, जब बात पता ना हो ना तो मुंह बंद रखना चाहिए। और ये बताओ ना, तुम अब तक कहाँ थी? कहाँ थी का क्या मतलब? पंचायत ऑफिस थी और कहाँ जाऊंगी? और तुमने मुझसे रोज रोज एक ही सवाल पूछने का ठेका उठाया है क्या? देखो तो कैसे मुंह चला रही है। ओ हेलो, तुम भूल गई कि तुम मेरे घर में खड़ी हो। अरे अरे, दोनों कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? ऐसे गौरी लड़ती थी काली से, और अबोनिता बेटा तुम पंचायत ऑफिस थी
तुम्हें वहाँ किसी ने बताया नहीं कि गांव में 2 दिन बाद पूजा है, गांव की शांति के लिए। उसी के लिए ये सूट निकालने को बोल रही है। अच्छा, माफ करना, मैं भूल गई थी। बताया था मुझे कृष ने। कृष का नाम ले लेकर जलाती है ना, इसको तो अच्छा मजा चखाऊंगी, बस मौका मिल जाए। ये अचानक पूजा क्यों करवाई जा रही है? आधी रात के सन्नाटे में किशनगढ़ सोया हुआ था। तभी उस महल की खिड़की दरवाजे हवासी बजने लगते हैं और गुस्से में पागल हुई वो लड़की अपने काले जादू के सामान को इधर उधर फेंकती हुई गुस्से में कहती है, मैं छोड़ूंगी नहीं इन गांव वालों को। खुद को समझते क्या हैं ये लोग? आखिर क्यों ये गांव में पूजा करवा रहे हैं? इस पूजा के कारण मेरी काली शक्तियों की ताकत कम हो जाएगी और कहीं मेरे काले जादू से उत्पन्न ये राक्षस गांव वालों के सामने ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हाँ? तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ बदल नहीं जाएगा, ना ये पूजा रुकेगी। इसीलिए कुछ ऐसा सोचो जिससे ये पूजा अधूरी रह जाए या किसी विघन के चलते पूरी ना हो, क्योंकि इस पूजा से गांव में दैविक शक्ति का प्रवाह बढ़ जाएगा और ऐसे में तुम्हारे काले जादू की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। इसीलिए तुमको किसी भी हाल में इस पूजा को विधि विधान से पूरा होने से रोकना होगा। करूंगी मैं ऐसा। अपनी काली शक्तियों को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। किसी भी कीमत पर ये पूजा तो मैं रोक कर ही रहूंगी। अगली सुबह काली उठती है तो अबोनिता अपने बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर काली कहती है, ये सुबह सुबह कहाँ गई? माँ उठ जाओ, सुबह हो गई। और ये अबोनिता कहाँ है? काली की बात पूरी होती उससे पहले अबोनिता बाथरूम से बाहर निकलती है, वो भी नहा धोकर। उसने काली का वही सूट पहना था, पीला वाला, जो काली ने गांव की पूजा में पहनना था। ये देखकर काली गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सूट पहनने की? माँ उठो, इसको आपने दिया ये सूट? काली की आवाज सुनकर दुर्गा उठती है और अबोनिता को काली का सूट पहने देखकर कहती है, अरे अबोनिता बेटा, मैंने तुमको दूसरा सूट दिया था ना, तो तुमने वो क्यों नहीं पहना? हाँ बोलो, अब बोलती क्यों नहीं हो? वो आंटी जी, मैं गलती से ये सूट लेकर नहाने चली गई थी। मुझे याद नहीं रहा था कि आपने मुझे दूसरा सूट दिया था। मुझे माफ कर दो, मैं अभी बदल कर आ जाती हूँ। कोई नहीं बेटा, रहने दो। और काली तू भी क्या इतनी सी बात पर चिढ़ रही है? कोई और सूट पहन लियो ना। दुर्गा को अबोनिता की साइड लेते देखकर काली को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो गुस्से में उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद काली तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है, तो अबोनिता भी उसके साथ साथ ही निकल जाती है। जहाँ रास्ते में उन्हें कृष दिखता है और उन दोनों को साथ में देखकर कृष कहता है, काली और अबोनिता एक साथ? क्या बात है। वैसे अबोनिता, तुम्हारे ऊपर ये सूट एकदम फिट लग रहा है। सच में कृष, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सच कहते हैं, कपड़े कपड़े पर लिखा होता है पहनने वाले का नाम। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही ना, आखिर सूट तो मेरा ही है और मुझे कपड़ों की परख है। अरे बस बस। अच्छा, अगर तुम दोनों की सूट की लड़ाई खत्म हो गई हो तो ये बताओ कि कल पूजा के लिए मेरे साथ शहर में सामान लेने कौन चलेगा? अब इन लड़कियों को ही तो पता होता है कि पूजा में क्या क्या सामान चाहिए होता है, हमें कुछ नहीं मालूम। पूजा का सामान? हाँ, ये ही जाएगी। अब इसके रहते मैं कहाँ ही कृष के साथ जा सकती हूँ। कृष, तुम काली को ले जाना अपने साथ। वो क्या है ना, मुझे काम है आज, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसीलिए चलिए अभी मैं चलती हूँ। अबोनिता वहाँ से चली जाती है। ये देखकर काली को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो खुश थी कि कृष के साथ उसको जाने का मौका मिल रहा है। स्कूल खत्म होते ही काली पंचायत ऑफिस आती है, जहाँ वो कृष को कहती है, सचिव जी चलिए, पूजा का सामान लेने चलते हैं। हाँ काली चलो, शाम को फिर पंडाल भी लगवाना है पूजा का। बहुत काम है यार, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी हर काम में, सुन लो ये बात। कृष की बात खत्म होती है तभी वहाँ पर हर्ष आता है, जहाँ वो उन दोनों की बातें सुनकर बोलता है, मुझे भी जरा इन पुण्य के कामों में शामिल कर लो सचिव जी। अरे हर्ष तू चल, अच्छा है तू भी आ गया, क्यों ना तेरी गाड़ी में ही चलें? वैसे भी धूप बहुत है यार। नेकी और पूछ चलो चलते हैं। तीनों हर्ष की गाड़ी में पूजा का सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। शाम के समय तक सारा पूजा का सामान आ जाता है और गांव के बीच खाली मैदान में हवन की तैयारी के लिए टेंट वगैरह लगने लगता है। महल में बैठी लड़की गुस्से में गांव में होती तैयारियों के बारे में सुनकर खुद से कहती है,
कोई नहीं, कर लो जितनी तैयारी करनी है। मैं अभी तुम्हारी सारी तैयारियों पर पानी फेरती हूँ। अपने हाथों में भभूत लिए वो लड़की कुछ काले मंत्रों का उच्चारण कर उसको हवन कुंड की अग्नि में डालती है और उससे एकदम से काला साया निकलकर उसके सामने लहराने लगता है। जाओ और गांव में जाकर वहाँ हो रही पूजा की तैयारियों में विघ्न डालो। गांव के मैदान में कारीगर टेंट लगा रहे थे। काली कृष्ण भी वहीं मौजूद थे। तभी अचानक एक टेंट लगा था कारीगर, जो कि ऊंची सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था। वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन काली की नजर जैसे ही उस पर जाती है, वो एकदम से चुटकी बजाकर समय को रोक देती है और सब कुछ एकदम से रुक जाता है और वो कारीगर हवा में था। ये सब भी ना काम भी संभल के नहीं करते। अगर ये गिर जाएगा तो इसका सर भी फट सकता है। काली अपनी शक्तियों से उस आदमी को वापस से ऊपर सीढ़ी पर पहुंचा देती है। उसके बाद एकदम से चुटकी बजाकर समय को वापस चला देती है और वो आदमी सीढ़ी पर खुद को देखकर बोलता है, ये क्या, मैं तो गिरने वाला था, शायद मेरा वहम होगा। ये क्या, किसी ने समय रोका था? लेकिन ऐसा कैसे संभव है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई तो है इस गांव में जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो समय को भी रोक सकता है। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। अरे भैया आराम से काम करो, गिरने का डर है। हाँ, मुझे भी लगा कि ये अभी गिरने वाला है। खैर भैया, ध्यान से काम करो और थोड़ा जल्दी जल्दी भी, बहुत काम है। काली और कृष्ण पूजा का पंडाल और सब हवन का सामान सहित सारा काम करवा देती हैं। इस काम में लगभग रात हो जाती है। अगले दिन पूजा थी, जिसके लिए पूरा गांव उत्साहित था, लेकिन पूरी तैयारी के दौरान अबोनिता कहीं नहीं दिखी थी। इसीलिए रात के समय जब काली सारा काम खत्म कर घर पहुंचती है, तो वहां अबोनिता को देखकर बोलती है, अरे तुम कहाँ थी? पूरा दिन दिखी नहीं। वैसे तो कृष्ण के आगे पीछे मक्खी बनी घूमती रहती हो, और जब आज काम था तो गायब। मुझे किसी के आगे मक्खी बनकर घूमने की जरूरत नहीं है। लोग मेरे आगे पीछे मक्खी बनकर घूमते हैं। और रही बात गायब होने की, तो मैं शहर गई थी किसी काम से, और शायद कल भी जाऊं। कल? अरे बेटा, कल गांव में पूजा है, तू कहीं नहीं जाएगी कल। तुझे मेरी कसम है, समझी? गांव में इतनी बड़ी पूजा है और तू नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ भी ना जाने क्यों इसे बार बार रोकने में लगी रहती है। अच्छा ही होता नहीं होती। रात का खाना खाकर तीनों आराम से सो जाते हैं। आधी रात के समय गांव के मैदान पर, जहां पूजा का पंडाल लगा था, कुछ लोग उसकी रखवाली के लिए वहीं सो रहे थे। तभी वो काला साया वहां मंडराने लगता है और वहां खाट पर सो रहे कुछ गांव वालों की खाट को हवा में उठाकर हवन कुंड के ऊपर ले जाकर उनको गिराने ही वाला था कि तभी अचानक से एकदम से समय रुक गया था। वो काला साया अपने जादू में रुकावट देखकर इधर उधर घूमने लगता है। तभी दिव्य रोशनी से बनी रस्सी उसके गले में आकर उसके गले को जकड़ लेती है। तो वो तू है जो गांव की पूजा में विघ्न डालना चाहता है? बता कौन है तू? वो काला साया रस्सी में बंधते ही निकलने के लिए तड़पने लगता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता और काली की शक्तियों से वो खत्म हो जाता है। ये घबराहट, लगता है कोई बुरा सपना देखा मैंने। अबोनिता की नजरें अपने बगल में जाती है, जहाँ वो काली को ना पाकर इधर उधर देखते हुए कहती है, ये काली इतनी रात को कहाँ गई है? अबोनिता ये बोलकर काली को ढूंढने उठती ही है कि तभी उसको गुसल खाने से काली निकलती हुई दिखती है। काली बिस्तर के पास आकर अबोनिता को उठा देखकर बोलती है, कहीं जा रही थी क्या इतनी रात को? नहीं तो, वो तो मैं तुम्हें ही देखने जा रही थी। तुम अपने बिस्तर पर नहीं थी ना? मेरी चिंता मत किया करो अबोनिता, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम सो जाओ, सुबह पूजा के लिए जल्दी उठना है। काली इतना बोलकर अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। अगली सुबह सूरज की किरण के साथ सभी गांव वाले तैयार होकर मैदान में पूजा स्थल पर पहुंचते हैं, जहां अबोनिता भी आती है और सारी तैयारियां सही देखकर उसके माथे पर शिकन थे। तभी काली वहां दुर्गा संग आती है और कहती है, क्या हुआ? चलो पूजा के लिए बैठने चलते हैं। पूरा गांव पूजा के लिए बैठ जाता है। पूजा आरंभ होती है। पूजा का प्रतिनिधित्व गुलशन और झुमरी कर रहे थे। पंडित जी पूजा की शुरुआत गणेश भगवान के नाम से करते हुए बोलते हैं, भगवान श्री गणेश का आह्वान करते हुए इस पूजा की शुरुआत करते हैं। काली बिटिया,
आगे आकर ये पवित्र मोली गांव के सभी लोगों को बांध दो। जी पंडित जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे सामूहिक पूजा में बैठकर। इस पूजा के चलते इस गांव से बुरी शक्तियों का नाश तो होगा। सही कहा भाग्य बहन। पूजा शुरू होती है। मंत्रों का उच्चारण पूरे गांव में गूंज रहा था। हवन में सभी गांव वाले आहुति दे रहे थे। सुबह से शुरू हुई पूजा का अंत शाम के समय होता है। सभी गांव वाले प्रसाद ले रहे थे और उनके चेहरे पर इस चीज की खुशी दिख रही थी। तो वहीं अबोनिता की तबीयत खराब हो जाती है और अचानक ही वो बेहोश हो जाती है। गांव में हुई इस पूजा के कारण काले जादू से जुड़े लोग और घटनाओं पर नियंत्रण लगेगा कि नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए काली के अगले भाग के साथ।